दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 6 अप्रैल सन 2024 शनिवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम कैस्टर यानी अरंडी के तेल और अरंडी सीड यानी कैस्टर सीड के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों हमारा प्रयास ये है कि हमारे चैनल को हम संपूर्ण कमोडिटी चैनल बनाएं। इसमें ऑयल सीड्स, पल्सेस, ग्रेन्स, स्पाइसेस, कॉटन, मेटल, स्टील, कोल, करेंसीज और स्टॉक मार्केट, इन सभी पर विस्तृत चर्चा करें। और हमारे इस प्रयास को आप लोगों ने बहुत सराहा है। प्याज लहसुन पे भी हमारे अपडेट आप लगातार आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हमें आपसे एक सहयोग की अपेक्षा है। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, यदि पसंद आए तो। साथ साथ आपके अपने इलाके में जिस भी कमोडिटी पे शो है, आपके इलाके में क्या भाव चल रहे हैं वो ज़रूर अपडेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जानिए सबसे पहले कल कैस्टर सीड के भाव विभिन्न हिस्सों में क्या रहे। भीलड़ी में 1170 से 1176 के भाव रहे, ये प्रति मन है यानी प्रति 20 किलो। थारा में 1160 से 1181, भाबर के अंदर 1160 से 1180, नेवा 1140 से 1175 के भाव बताए जा रहे हैं। पीलड़ा में 1155 से 1170 के भाव बताए जा रहे हैं। अडानी के अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। कांदला एग्रोस में 1192, ओसवाल 1190, डीवेल 1215 और दियोदर 1170 से 1180 के भाव बताए जा रहे हैं। जानिए अब कैस्टर पर आगे की रिपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले तो हम अरंडी तेल के निर्यात की चर्चा कर लेते हैं साल 2019 से साल 2024 तक। जनवरी से मार्च के बीच जो अरंडी तेल का निर्यात हुआ है वो 1,38,966 2019 में हुआ था। 2020 में बढ़कर 1,41,301 और उसके बाद साल 2021 में 1,69,620 रहा और 2022 में ये घटकर 1,42,776 रहा। और लेकिन 2023 में फिर ये बढ़ा 1,66,753 और साल 2024 में ये प्रोविजनल आंकड़े हैं कुछ जनवरी फरवरी के 1,65,236 के तेल का हुआ। यानी यदि हम देखा जाए तो साल 2021 में अरंडी तेल का सबसे ज़्यादा निर्यात रहा और उसके बाद अरंडी तेल का के 2021 के बाद 2023 में 1,66,753 और उसके बाद साल 2024 में 1,65,236 का रहा। ये तो अरंडी के तेल का जनवरी से मार्च तक की आंकड़े हैं। साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि अरंडी के भारत और विदेश में पाइपलाइन लगभग खाली है। भारतीय बाजारों में मार्च के अंत तक कुछ मिलों के पास 7 से 8 दिनों की क्रशिंग के लिए अरंडी का स्टॉक बताया जा रहा है और मौजूदा सीजन में स्टॉकिस्ट दाम कम होने की राह देखते देखते अब वो माल खरीद नहीं पाए और उसके बाद इनको पछतावा हो रहा है। साथ साथ कमोडिटी एक्सचेंज पे डीमेट में भी स्टॉक पिछले साल की तुलना में कम बताया जा रहा है। भारतीय बाजार के साथ साथ यदि हम फॉरेन कंट्रीज में भी देखें तो किसी के पास अरंडी तेल का बड़ा स्टॉक नहीं होने के समाचार हैं, जिसके कारण जनवरी से अरंडी तेल के निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। कुल मिलाकर अरंडी के देशी और विदेशी जगह पाइपलाइन खाली होने के समाचार हैं और फिलहाल इसमें बड़ी मंदी की संभावना संभवतः ना रहे। जहाँ तक अरंडी के स्टॉकिस्ट को उम्मीद है अब अरंडी का भाव 1,000 रुपये प्रति 20 किलो से नीचे आएगा तो वो खरीदारी के लिए उतरेंगे, ऐसा स्टॉकिस्ट दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि अरंडी के जो भाव हमने एक प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसलिए आपको भाव दिए कि भाव क्या है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला और फिलहाल मंडी में अरंडी का भाव 1,100 रुपये प्रति 20 किलो से नीचे की जाने की अभी मौजूदा हफ्ता 10 दिन के अंदर संभावना नहीं है। इसलिए स्टॉकिस्टों को अब इस भाव पर खरीदारी तो के लिए उतरना ही होगा, ऐसा मानना है कुछ व्यापारियों का। और साथ साथ यदि हम देखें तो भारतीय अरंडी तेल का निर्यात जनवरी और फरवरी में 1.07 लाख टन और जनवरी से मार्च तक 1.65 लाख टन का रहा, जिस पिछले 5 सालों के औसत की तुलना में जनवरी से मार्च तक के निर्यात में वृद्धि हुई, क्योंकि लाल सागर क्षेत्र में आतंकवादी हमलों की वृद्धि के कारण
यूरोपीय देशों ने 20 दिन से 1 महीने पहले अरंडी तेल की खरीदारी शुरू कर दी थी और अरंडी तेल की जनवरी मार्च निर्यात के बीच औसत से ऊपर का अंतर जून जुलाई तक कम हो जाएगा, लेकिन कुल निर्यात पिछले 5 वर्षों की तुलना में अधिक रहने की संभावना है। साल 2024 में भारतीय अरंडी का तेल का निर्यात अच्छा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। दूसरी ओर यदि लाल सागर में आतंकी हमलों के कारण माल भाड़े की में भी लगभग 5 से 6 गुना बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी का वृद्धि का असर लगभग सभी देशों को पड़ा है, लेकिन बहुत अधिक प्रभाव अरंडी तेल के निर्यात पर पड़ेगा ऐसा नज़र अब नहीं आ रहा है। अरंडी का फसल का अनुमान अच्छा रखा गया था और उसके मुताबिक 10 से 15 अप्रैल के बीच अरंडी की दैनिक आय यानी आवक 1.80 से लेकर 2 लाख बोरी होनी चाहिए, जो फिलहाल 1 लाख बोरी प्रतिदिन के आसपास है। यानी जो उम्मीद लगाई गई थी लगभग 1,80,000 से 2 लाख, उसके मुकाबले में अराइवल 1 लाख बोरी है, यानी आधी है। और 10 से 15 अप्रैल के बाद दैनिक आवक 1,80,000 से 2 लाख बोरी तक नहीं बढ़ी तो फसल के अनुमान जो लगाया गया था उसके ऊपर भी फिर एक पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अराइवल बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी फसल की सटीक अनुमान लगाने में। वर्तमान में देखें तो गुजरात के कच्छ में अरंडी की आवक अनसर्टेन है। यदि एक दिन आवक 30,000 बोरी है तो अगले दिन आवक 10,000 बोरी रह जाती है, लेकिन औसत दैनिक आय 18,000 बोरी की लगाई जा रही है। कच्छ में अरंडी की फसल 45 लाख बोरी से ज़्यादा होने का अनुमान लगाया गया है और इस साल कच्छ में अरंडी की आवक जल्दी शुरू हो गई थी और मिलों को जनवरी से अरंडी का माल मिलना अवेलेबल हो गया था। कच्छ से क्रशिंग मिलें भी पूरी क्षमता से चले तो रोज़ाना लगभग 35,000 बोरी अरंडे की आवश्यकता होगी, जो अनुमान है 10 से 15 अप्रैल के बाद कच्छ में रोज़ाना औसत 22,000 बोरी की आवक हो सकती है, ऐसी संभावना है। तक अप्रैल मई में हर महीने लगभग 65,000 टन से ज़्यादा अरंडी तेल का निर्यात का भी अनुमान निर्यातक लगा रहे हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ तक मौजूदा स्टॉकिस्ट हैं वो मौजूदा कीमत पर अरंडी का खरीद कर स्टॉक करने में अभी उनका कोई विशेष रुचि नहीं है, क्योंकि स्टॉकिस्टों के मुताबिक अरंडी की मौजूदा कीमत 1175 के आसपास है और यदि अरंडी की कीमत गिरती है तो फिर स्टॉकिस्ट अरंडी खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं। और तो महत्वपूर्ण ये है कि अभी स्टॉकिस्ट देखो और इंतज़ार करो की नीति अपना रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अरंडी पर कुछ विशेष अपडेट, लेकिन ये तो निश्चित है कि अप्रैल महीना जो है, अप्रैल के बाद मई और जून महीना अरंडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि निचले स्तरों पे हमने जब अरंडी के दाम गिरे थे उस वक्त हमने आपको अरंडी के अंदर तेज़ी का अग्रिम अनुमान दिया था कि इसमें कुछ मजबूती दिखाई दे रही है और अरंडी के अंदर मजबूती बनी भी है। और जो स्टॉकिस्ट अरंडी के दाम नीचे गिरने की आस के अंदर बैठे रहे उनको अब थोड़ा पछतावा देखने को मिल रहा है। और होता अक्सर ये है दोस्तों कि जब भाव ठीक होते हैं तो और गिरने की आस के अंदर व्यापारी माल नहीं खरीदता है, स्टॉकिस्ट नहीं खरीदता है। जब भाव बढ़ जाते हैं और तो उसके बाद में फिर उसको लगता है कि अब माल खरीदना चाहिए और अब आगे और तेज़ी होगी, और उसके बाद भाव गिरने लगते हैं तो वो पहले कम दामों पे नहीं खरीदने के लिए पछताता है, फिर ऊंचे दाम पर खरीद कर पछताता है। तो दोस्तों ये एक असमंजस की स्थिति होती है और ऐसे समय के अंदर व्यापारी को यदि वो रिसर्च रिपोर्ट या रिसर्च उसको उत्तम मिले तो उसके व्यापार के अंदर सुविधाजनक हो जाता है। दोस्तों ये तो निश्चित है कि जो फिजिकल स्टॉक का काम करते हैं, हाजिर बाज़ार का काम करते हैं, वो 2 गुना 4 गुना 3 गुना पैसा कभी नहीं कमा सकते, क्योंकि उसमें सट्टेबाजी नहीं है, उसमें स्पेकुलेशन नहीं है। लेकिन जो NCDX या वायदे बाज़ारों में काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मार्जिन कम है और अधिक मात्रा में व्यापार हो सकता है, वो बाज़ारों को प्रभावित करने की स्थिति में हो जाते हैं, क्योंकि उनको पूरा पैसा नहीं लगता है और इससे बाज़ार भ्रमित भी होते हैं, ये कहना है कुछ लोगों का। लेकिन NCDX जैसा जो कमोडिटी एक्सचेंजेज हैं
वो कमोडिटी एक्सचेंज किसानों को अपनी उपज का सही भाव दिलाने में सहायक होता है कि किसान अपनी उपज को एडवांस में बेच सकता है जो उसको कंफर्टेबल प्राइस होती है, और उसके अंदर वो NCDX को डिलीवरी दे सकता है। और यही मकसद है कि किसी भी कमोडिटी एक्सचेंज को स्थापित करने का। लेकिन चंद लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए उसको स्पेकुलेटिव मार्केट बना देते हैं, कार्टेल बना लेते हैं या और किसी किस्म से। तो ये तो देखिए हर देश में होता है और आगे भी होता रहेगा। पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था, जमाखोरी होती थी, कृत्रिम शॉर्टेज पैदा की जाती थी, भाव तेज होते थे या मंदे होते थे। तो ये एक बाज़ार की फितरत है। कई बार बहुत सी कमोडिटीज़ में ऐसे रहे कि भाव 2-2, 3-3, 4-4 साल तक बढ़े ही नहीं, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़े। तो ये बाज़ार तेज़ी और मंदी का काम ही व्यापार है। जैसे जिस प्रकार खेल के अंदर कोई हारता है कोई जीतता है, ये रणनीति है, ये ट्रेनिंग है, ये योजना है, तो ये व्यापार भी इसी का हिस्सा है। लेकिन हमारा यही कहना है कि आप अपने क्षमतानुसार काम करो, समय पे माल खरीदो, समय पे माल बेचो। अत्यधिक स्टॉक लालच में करने से बचना चाहिए। आवश्यकता अनुसार माल खरीद लीजिए, आवश्यकता अनुसार तुरंत माल बेचिए। मुनाफा मिलता है उचित, आप बेचिए। कृत्रिम तेजी और कृत्रिम मंदी के आस में बेतहाशा मुनाफा कमाना, ये करना, ये हर बार संभव नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।